हाँ जी, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਆ ਜਾਂ ਟੀਆਰਸੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਜੋ वेलकम करिए उन्होंने। नमस्ते हनी भाई, कैसे हो? नमस्ते। ठीक है। तो हनी भाई, ये मुझे सवाल हुआ था अपना, पीछे एक जो अभी वीडियो बनाई थी अपन ने, जी जी। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास रेजिडेंस कार्ड है यूरोप का ना, तो उसमें क्या है, उसमें क्या क्या किस लॉ में हम यहाँ पर आते हैं कि भाई हमारा आके रेजिडेंस कार्ड चेंज हो जाए, और इसकी क्या तरीकाकार है, इसका क्या लॉ है यहाँ का? एक्चुअली जो यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड है, पोर्चुगल के अलग अगर किसी कंट्री में लोग हैं, ठीक है। वो बहुत सारी कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब या तो अलग 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 कैटेगरीज होती हैं। ओके। अगर किसी के पास टीआरसी है, टीआरसी यानी टेम्परेरी जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, ठीक है, तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि वो आए यहाँ पर मैनिफेस्ट साउंड कराए, मतलब पेपर लॉक कराए। पेपर लॉक कराए, फाइल लॉक कराए। ठीक है। हाँ, लेकिन उनके लिए बहुत बेनिफिट है जिनके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड है, यानी पीआर है। और हाँ, एक्चुअली पीआर भी है ना, इसमें 2-3 कैटेगरी में आता है। पीआर, कुछ पीआर को एक्सेप्ट करती है पोर्तुगल गवर्नमेंट, ठीक कुछ है। पीआर को एक्सेप्ट नहीं करती गवर्नमेंट। तो वो कौन सा पीआर है जो जिसको एक्सेप्ट करते हैं ये लोग? इसके देखने के लिए आप देखिए, जिनके रेजिडेंस कार्ड के ऊपर, जिनके परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के ऊपर लिखा होगा लॉन्गो दो पीरियडो, या लॉन्ग टर्म पीरियड, या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड, तो वो Okay. पोर्चुगल गवर्नमेंट, वो आईमा एक्सेप्ट करती है। अच्छा, जिनके कार्ड के आगे लॉन्ग टर्म लिखा होगा। हाँ, उसमें भी डेनमार्क, ओके नॉर्वे, ओके। ये कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, वो कंट्री है। नहीं, अगर डेनमार्क का आपके पास पीआर है तो वो डायरेक्टली चेंज नहीं करती। ये अपनी पुर्तगाल की गवर्नमेंट। पोर्चुगल गवर्नमेंट वो डायरेक्ट चेंज नहीं करती, लेकिन उसके अलावा ग्रीस है, इटली है, फ्रांस है, और ये सभी कंट्रियों के चेंज होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर जैसे अब किसी के पास लॉन्ग टर्म है, जी। तो वो कैसे, फिर क्या प्रोसेस उसका स्टार्ट हो कि यहाँ पे आके बिजनेस करेगा, कि यहाँ पे आके वो जॉब करेगा, कि किस लॉ में उसको फायदा है? एज पर लॉ, गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है और उसकी इंटेंशन होती है कि वो 3 महीने से ज़्यादा, 90 डेज से ज़्यादा यहाँ पर रुकना चाहता है, या बिजनेस करना चाहता है, या कोई जॉब करना चाहता है, या कोई जॉब ऑफर ऑलरेडी उसको मिल गया है ठीक और है। वो यहाँ पर रहना चाहता है, फर्दर यहाँ की रेजिडेंसी लेना चाहता है, ठीक है। पुर्तगाल की, ओके। तो उसको यहाँ पर अपना इंटेंशन शो करनी होती है कि वो यहाँ बिजनेस के लिए आया है, जॉब के लिए आया है। उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है कि वो किसी कंपनी से उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। या फिर उसने अपनी खुद की कंपनी ओपन की है, जो कि यहाँ पर इजिली आगे कर सकते हैं, अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं, या फ्रीलांस वर्क भी कर रहा है, ठीक वो है। अपनी एक्टिविटी खुला के फ्रीलांसर वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे अब अपने बंदे ये कहते हैं कि भाई ज्यादातर प्रॉब्लम ये क्या है ना, बंदों के पास वहां पे लॉन्ग टर्म की रेजिडेंस कार्ड है, पर उनकी क्या है, जब वो फैमिली को बुलाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है उनकी कंट्री में। यहाँ पे थोड़ा इजी है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि उनके लिए सीधा सीधा रास्ता क्या यहाँ पे है कि आप आके जॉब करें वो, या उनके लिए बिजनेस का सजेशन आप करते हो कैसे? देखो, अगर उनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी बिजनेस में, और वो यहाँ पर रहकर खुद बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बिजनेस भी एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। हाँ, लेकिन अगर वो इनिशियली, मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो आके जॉब करें। जॉब पहले करें। हाँ, तो जॉब इजी रहती है, और आपको है ना, क्या होता है कि सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी से जो मिलते हैं, ठीक है। वो आईएमआई में दिखाने होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन, कॉन्ट्रैक्ट पे स्लिप्स, ये दिखाने होते हैं, तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ। और बिजनेस लाइन में मेरे ख्याल ज्यादा डॉक्यूमेंट ये मांगते हैं ना। हाँ, बिजनेस लाइन में ये है कि उनको अपने कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन उनको शो करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन और वो। अच्छा, तो ये कितना टाइम पीरियड इसमें लगता है? जैसे अगर एक बंदा आया और वो कहता है कि आज मैंने स्टार्ट करना है, तो उसको कितना समय लगेगा कि उसको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, उसके बाद वो कितने टाइम बाद अपनी फैमिली को कॉल कर सकता है, बुला सकता है? तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है जो हम रिकमेंड करते हैं। जो भी बंदा यहाँ पर आया, तो वो अपना बोर्डिंग पास या टिकट
ये सभी के लिए है। ठीक। वो उसको सेफ रखे, अपने पास रखे, साथ में रखे। साथ में रखे। ठीक है। अगर पॉसिबल है, अगर वो डायरेक्ट किसी घर में आता है तो उसका एड्रेस प्रूफ या जुनता बना ले। ओके। अगर वो स्टार्टिंग में घर नहीं है और वो होटल में आता है तो ठीक है। होटल से लीगल एंत्रादा करा ले। यानी कि जो उसकी एंट्री प्रूफ है यहाँ का, एंट्री कि भी प्रूफ किस दिन हमेशा में रखना एंट्री हुआ। चाहिए। हाँ। इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है एंट्री ओके। प्रूफ की, क्योंकि ठीक। वो वीजा एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 5 अच्छा। साल में बहुत सारे बार उन्होंने पूछा है कि आप कब आए थे, उसका कुछ प्रूफ दो, ओके। कितना टाइम हो गया यानी कि आपको। जो सीट पे बैठा है वो आपसे हाँ पूछ हाँ हाँ सकता है, हाँ, वो ये ये पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता ओके। रहा हूँ। ओके, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है इस हाँ, पे। ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले उनका यही कहते हैं कि आप अपना टिकट रखें अपने पास, ओके। अपना लीगल इंतरादा या जुनता बनाएं। ठीक है। है, फिर उसके बाद फिनेंस नंबर बनता है इनका, ओके। फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर ठीक जिसे है। सुग्रांसा बोलते हैं, हाँ जी। वो बनता है। फिर वो अपना कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं, या फ्रीलांस वर्क एक्टिविटी ओपन करके वो कर सकते हैं। तो ये कितने टाइम बाद कर सकते हैं? जैसे आज जॉब वो कर रहा है, तो हाँ क्या वो पहली पे स्लिप पे ही वो इस शेफ से आई? हाँ हाँ, वो पहली पे स्लिप पे, वैसे 3 महीने का लॉ होता है कि 3 ठीक। महीने आदमी पुराना होना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत बार हमने ऐसा कराया है कि ओके। एक पे स्लिप हुई है, अपॉइंटमेंट मिल गई, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। हाँ, अपॉइंटमेंट का थोड़ा हाँ, डिले तो फिर करता है। उसमें वो प्रॉब्लम नहीं करते, वो ऐसा कहते हैं कि कई बार तो 2-2 महीने में उन्होंने रेजिडेंस कार्ड दे दिए पिछले ओके। साल तक। अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है, अभी 4-4 5-5 महीने कार्ड नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, हाँ अभी थोड़ा सा इसमें हाँ, इनमें 4-4 चल रहा है, 5-5 महीने कार्ड सभी नहीं के आ नहीं आ रहा, रहे हैं ना। तो अगर उनको पे स्लिप्स की जरूरत भी होती है ना, तो वो 2 महीने एक्सटेंड कर देते हैं आपका कार्ड। ओके। मतलब कार्ड इशू नहीं करेंगे, बायोमेट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, जब आप पे यानी स्लिप्स पूरी, मिनिमम टाइम 3 महीने आपके हों तो हाँ, आप, यानी कि अपॉइंटमेंट बुक कर लो, रिकमेंड ये होता है कि अगर 3 पे स्लिप्स हैं उसके बाद आप अपॉइंटमेंट उठा लें। उठा लें। हाँ, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट मिल रही है तो हाँ, अपॉइंटमेंट छोड़े ना, छोड़े आप ना, एक आप पे फिर भी स्लिप के ले लो। बाद भी उठा लें। तो एक मतलब यानी कि इसका प्रोसेस कभी भी स्टार्ट कर हाँ, सकते हैं क्योंकि आप। अपॉइंटमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे आर्टिकल 116 की अपॉइंटमेंट है। ये जो आपको बता देता हूँ, ये जो आप रेजिडेंस कार्ड चेंज कराते हैं, इसका आर्टिकल होता है 116। 116 आर्टिकल में फिंगर होते हैं हाँ, बंदे फिंगर के। होते हैं, जो आईमा से अपॉइंटमेंट आप उठाओगे वो आर्टिकल तो इसमें 116 में। पेपर लॉक तो नहीं करने होते जैसे नहीं नहीं आम नहीं बंदा नहीं, करता है? ये नहीं, ये बिल्कुल तो डायरेक्ट डिफरेंट प्रोसेस, डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ये हाँ, शेफ में जाते हो, डायरेक्ट फिंगर देके इनको वो रेजिडेंस कार्ड अगर मिलते हैं। सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन में रहता है ओके। तो 3 महीने में कार्ड आ जाता है। प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इनका। हाँ, और सॉरी, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है तो फिर ये एक्सटेंड करने में 4-5 महीने 6 महीने लग जाएंगे। लग जाते हैं। अच्छा, जैसे अब ये रेजिडेंस कार्ड आ गया, इसके बाद फैमिली को कॉल करने का, जैसे फैमिली मुझे बुलाना है या अगले बंदे को फैमिली बुलाना है, तो उसमें कितना टाइम, क्या क्या लगता है? वो नॉर्मल प्रोसेस लगता है जो सा? नॉर्मल नॉर्मल जैसे लोग यहाँ पर रेजिडेंस, इसमें भी 2 इयर्स का रेजिडेंस कार्ड मिलता है पहले। ओके। हाँ, तो 2 इयर्स के रेजिडेंस कार्ड पे आपको फाइनेंशियल शो करने पड़ते हैं, यहाँ पे ठीक है। अपना इनकम प्रूफ शो करना पड़ता है। ओके। ठीक है, अपना अगर बैंक स्टेटमेंट है, कुछ आईमा वाले बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक कुछ है। नहीं करते। ठीक है। तो ये है कि आपकी पे स्लिप्स या एक्टिविटी की ग्रीन रिसिप्ट्स ओके। वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आपकी, हाँ, पर पर्सन के हिसाब से डिपेंड करता है, अगर मतलब कि आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं जिनको कितने आप बुला रहे हो, कितने बंदे हैं उनके। उस हिसाब से आपको अपनी सैलरी जी, ज्यादा रखनी पड़ेगी ज्यादा आपको। रखनी हाँ, ज्यादा सैलरी पे काम करना हाँ, पड़ेगा। हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे 820 की सैलरी होती है मिनिमम, तो जो अगर सिर्फ एक बंदा है उसको 50%, 820 का 50% प्लस 820, एट, हाँ, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आप 1200 1200 की सैलरी हो एक तो वो बंदे के एक लिए, बंदे को बुला एक सकता बंदे है। के लिए। हाँ, और उसके बाद 30% और ऐड करते चले जाए, हम मतलब कि रिकमेंड ये अगर करते हैं। अगर अगर आपको और बंदे बुलाना है तो उसका 30% थर्टी आपको थर्टी अपनी परसेंट सैलरी जैसे का 2 बच्चे हैं तो ऐड और करना पड़ेगा। 30% और ऐड कर दीजिए। ठीक है, यानी कि अगर 2 बच्चे हैं तो आपको 1500-1600 अप्रोक्सीमेटली हाँ, आपकी अप्रोक्सीमेटली सैलरी होनी चाहिए जी यहाँ जी पे। ठीक है। तो उसके बाद वही नॉर्मल प्रोसेस रहता है कि वो यहाँ पे जाएगा और शेफ से वो अपॉइंटमेंट उठाएगा अपनी फैमिली की, जी। और जैसे इंडिया या पाकिस्तान हाँ, भेजेगा और वो वहां से। परमिशन लेगा यहाँ हाँ। पर पहले आईमा से, और फिर उसके बाद इंडिया में पूरी फाइल भेजेगा या पाकिस्तान भेजेगा, तो वहाँ पे काउंसलेट की या वीएफएस की अपॉइंटमेंट उठा के आप वीज़ा अप्लाई करोगे। ठीक है। 120 डेज का आपको वीज़ा मिलता है। और यहाँ पे एक बेनिफिट और भी मिलता है, जो हमारा लाइसेंस जो है, जी। अगर अगर जैसे अब यूरोपियन बंदा है जो उसके पास लाइसेंस नहीं है यूरोप में, और वो यहाँ पे रेजिडेंसी चेंज कराता है, जी। तो उसको वो इंडिया का लाइसेंस चेंज हो जाएगा यहाँ पे उसका? हाँ, वो इंडिया पाकिस्तान सबके लाइसेंस चेंज हो जाएंगे। अच्छा, वो उसमें उसको कुछ अभी भी? तक लाइसेंस चेंज हो जाएंगे, आईएमटी का अभी तक कोई रूल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, अभी तक का लॉ है कि भी जी उनके जी, चेंज हो जाते हैं। हाँ, उनको रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद। रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद जी हो जी। जाते हैं चेंज। हाँ, एक और बात इसमें कि जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो इसमें हमने आपको पहले बताया कि लीगल इंतरादा, ओके। अपना टिकट आप रख सकते हैं, ठीक है। अपना फिनेंस नंबर,
ठीक है। अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर जो हम्म। कि पुर्तगाल में बनता है, सोशल Right. सिक्योरिटी नंबर जिस पे टैक्स पे होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस कंट्री से आप आ रहे हैं, जैसे कि आप इटली में हैं ठीक फॉर है। एग्जांपल, या ग्रीस में हैं, तो उस कंट्री का भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ओके। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ लोग बोलते हैं, पीसीसी बोल देते पीसीसी बोलते हैं। और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, ओरिजिन है, जैसे इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उस कंट्री का भी आपको चाहिए। दोनों के पीसीसी चाहिए आपको। हैं। अच्छा, दोनों की पीसीसी दोनों के, फिंगर टाइम पे यहाँ पे हाँ, चाहिए। बायोमेट्रिक्स के टाइम पे दोनों कंट्री के पीसीसी चाहिए। ओके। और दोनों कंट्री के पीसीसी अटैच्ड होने चाहिए। हाँ, पटियाला हाउस से जैसे अपन हाँ कहते हाँ हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से। हाँ, अगर वो इंडिया पाकिस्तान से आ रहा है तो वहां से अटैच होना चाहिए, इटली से आ रहा है तो इटली से अटैच होना चाहिए। हाँ, इटली वालों से टेस्ट होना चाहिए, जी जो जी। इटली वाला हाँ, पीसीसी फिर है। उसको यहाँ पर ट्रांसलेट करा के पोर्चुगीज में, ठीक है। तब हम उसको सबमिट करेंगे। उसके हाँ। अलावा अगर आपके फाइनेंशियल्स हैं तो फाइनेंशियल्स में आप अब जॉब करते हैं तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क डिक्लेरेशन और ठीक। पे स्लिप्स। पे स्लिप लगेगी। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी का सत्यदाव परमानेंट, सर्टिफिकेट पर। आरसीबीई का एक पेपर होता है वो। ठीक है। ठीक है। और आपकी अगर जेरांत हैं, आप मैनेजर हैं, तो आपकी पे स्लिप्स। पे स्लिप लगेंगे साथ में। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟicker ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ YouTube ਚੈਨਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।